नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी माह में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना सुनिश्चित हुआ है। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज से आपकी ये इस चैनल पे प्रैक्टिस क्लास मैथ्स की स्पेशल कराई जाएगी और इसमें कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको 10 से 15 सवाल, है ना, बहुत कम समय में बेहतरीन अप्रोच के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ कराए जाए और जिससे आप पेपर में सवालों को आसानी से बना सकें और जो 20 सवाल आपके आते हैं एग्ज़ाम में, उनको बहुत जल्दी से आप कर सकें। और वो सभी सवाल हम 20 के 20 सवाल 10 से 12 मिनट में किस तरह बना सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम सवालों को शॉर्ट ट्रिक से या कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करते हुए कैसे हम लोग बना पाएँगे, ये चीज़ें आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो और जैसा कि लोगों को पता है, जो बच्चे मुझसे लगातार पढ़ते रहे उन्हें पता है कि क्या बेहतरीन-बेहतरीन कंटेंट उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, लगातार उस पे मेहनत करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको कैसे यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास जिसमें आपके आज 10 सवाल लेकर के आए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली 20 सवाल आपको कराएँ और कम समय में उन्हें लगाने का प्रयास किया जाए। कम समय में अधिक कंटेंट, ठीक है ना? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आप भी तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर के और कोशिश करें आप भी सवाल को बनाने के लिए। जैसे ही आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे, तो आप भी उसे प्रयास करें कि 10 से 15 सेकंड में सवाल को बना सकें। नहीं तो हम आपको बताएँगे कि कैसे-कैसे आपको उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ओके? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड इवनिंग, सभी को भाई। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन्होंने जैसा कि आप पहला सवाल देख पा रहे हैं और ये नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल एसएससी जीडी में बार-बार देखने को मिलते रहे हैं। इन्होंने कहा कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो आपको भाज्य ज्ञात करना है, अर्थात डिविडेंड ज्ञात करना है। चलिए, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखे हैं, आपने नंबर सिस्टम में शेषफल प्रमेय पढ़ रखा है, तो आपको इस टाइप का सवाल वहाँ देखने को मिला होगा। क्या है इसकी अप्रोच, देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि इस नंबर को बोलते क्या हैं। जो नंबर यहाँ लिखा जाता है उसको कहते हैं भाज्य अर्थात डिविडेंड और यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है उसको कहते हैं भाजक अर्थात डिवाइज़र। यहाँ पर होता है भागफल अर्थात क्वोशिएंट और यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी उसको कहते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। ओके? तो इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या संबंध होता है, सबसे पहले यही बात जानते हैं। जो आपका भाज्य होता है बच्चा, भाज्य, ये प्राप्त करने के लिए हम भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल को ऐड करते हैं, तो आपको प्राप्त हो जाता है डिविडेंड यानी भाज्य। अगर भाज्य बराबर जानना है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। इतनी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस सवाल को लगाने के लिए। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि जो आपका भाजक है वो भागफल का तो 6 गुना है, अर्थात अगर आपको भागफल मिल जाए तो इसका 6 टाइम कर देंगे, आपको भाजक मिल जाएगा और यही भाजक शेषफल का 3 टाइम्स है यानी 3 गुना है। कहने का मतलब है, अगर आपको भाजक चाहिए तो भाजक आपको 2 तरह से मिल सकता है। अगर आपको भागफल मिल जाए तो भी आप भाजक प्राप्त कर लेंगे और अगर शेषफल मिल जाए तो भी आप भाजक प्राप्त कर लेंगे। अब आपको कोई ना कोई एक डेटा ज़रूर दिया जाएगा सवाल में। तो इन्होंने कहा है कि शेषफल आपका 40 है। अगर शेषफल आपका 40 है तो आराम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, भाजक यानी अर्थात डिवाइज़र। तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 यानी 120। अगर आपका भाजक 120 है तो भागफल भी बड़े आराम से मिल जाएगा। किसका 6 टाइम कर दें कि ये 120 आ जाए, तो आप कहेंगे 20 का 6 टाइम कर दीजिए, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। अगर ये बात नहीं जानते तो इसका 1/6 कर दीजिए। अगर 120 का 1/6 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भागफल कितना रहा होगा। तो भागफल कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। 20 का 6 गुना भाजक है 120 और शेषफल का 3 गुना है 120। अब आप बड़े आराम से भाज्य बता सकते हैं। भाज्य बराबर हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल और प्लस कितना? शेषफल। तो यहाँ से 12 दूना 24 यानी 2400 और प्लस 40 यानी 2440 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। भाज्य बराबर और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। क्लियर है ना पूरी तरह से चीजें?
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमने कहा अधिक समय नहीं वेस्ट करेंगे, सवाल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में, ठीक है ना। तो आप भी वैसे ही कोशिश करें, पेन कॉपी लेकर बैठें और जल्दी से जल्दी उन्हें बनाने की कोशिश किया करें। ओके, ये ध्यान रखना होगा। चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का अगला क्वेश्चन है, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करें आप इसे बनाने की। चक्रवृद्धि ब्याज का ये बेहतरीन सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज का बेहतरीन सवाल, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि यदि वार्षिक 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में एक राशि पर ब्याज 29,120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करना है। हमें दिया गया है सीआई में, आपको पहले तो रेट दिया गया है, रेट है 20% ईयरली वार्षिक। इसके बाद आपको कहा गया है कि टाइम कितने वर्ष, 3 वर्ष का समय दिया गया है, 3 वर्ष का समय है। और आपको सीआई दिया गया है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 29,120, 29,120 रुपए आपको सीआई दिया है। तो आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। मेरे भाई बहुत आसान है, 20% का मतलब 1 बटे कितना होता है 5 में होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाया जाए तो 5 अगर आप जमा करते हैं तो 5 एक साल बाद 6 आपको इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट देगा तो अमाउंट 6 हो जाएगा। और ऐसा कितने साल चलेगा 3 साल। तो आप इसका क्यूब कर दें या 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर लें तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। अगर आपने कभी 125 रुपए कहीं निवेश किए होंगे तो 20% की रेट से वो 3 साल बाद 216 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे यहाँ आपको सीआई कितना मिला है, तो आप कहेंगे सीआई जो आपको मिला है यहाँ से सीआई कितना मिला है 11 से 2 यानी 91 रुपए। कितना मिला है 91 रुपए आपको सीआई मिला है। अब आपको सीआई की वैल्यू दी गई तो 91 की वैल्यू है 29,120 रुपए। तो आपकी जो वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको निकालना है प्रिंसिपल 125 की वैल्यू। अब आप इसे अगर कैंसिल करते हैं तो कितने टाइम से पहाड़ा लग जाएगा, 91 से अगर आप पहाड़ा लगाते हैं तो 91 से कितनी बार लगेगा 9 त्रिक 27, 3 बार तो जाएगा, 3 बार लग जाएगा, 3 एकम 3 और 9 त्रिक 27 यानी 273। 273 तो बचेगा कितना 291 में कितना बचेगा 11 से 3 8 और 8 से 7 1 18 यानी 182। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 182। अब आप देखें 91 से यहाँ 2 बार लग जाएगा पहाड़ा, 91 दूना 182, ठीक है। कितना हो जाएगा 91 दूना 182, मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 दूना 250, 125 दूना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा और 125 तिया कितना हो जाएगा 375। 375 में अगर 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 400। कितना होगा मेरे दोस्त 400, यानी वो आपका प्रिंसिपल रहा होगा 40,000। कितना रहा होगा 40,000 और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन, तो थोड़ी से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। ऐसे कुछ डेटा यहाँ लगातार आते रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सीआई का सवाल, और सीआई का सवाल तो आपको हर बार पेपर में देखने को मिलने वाला है। हर बार आप पेपर में देखेंगे कि सीआई के बेहतरीन बेहतरीन सवाल पेपरों में, डेटा बेहतरीन होता है, बहुत नए कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं पर डेटा उनका बेहतरीन होता है, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल आती। तो उसके लिए आपको टेबल जैसी चीजें अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी होगी, ठीक है। चलें आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से देखते हैं, रेशियो का क्वेश्चन, और अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप एसएससी जीडी में 100% अंक चाहते हैं तो आपको थोड़े अलग एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा अब की बार की मेरिट कट ऑफ कितनी ज्यादा रही है। तो एक चीज तो है कि बेहतर कर रहे हैं सभी बच्चे, पढ़ रहे हैं अच्छा खासा। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी जैसे सब्जेक्टों में आपको फुल स्कोर करने पड़ेंगे। और जैसा कि कई लोगों को पता है कि हमने जो अपनी ऑफलाइन क्लासें आयुष मैथ्स के नाम से स्टार्ट की हैं, तो उसमें जो बच्चों का प्यार मिला है, शहर के सभी बच्चों का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक कुछ लोगों को ये बताया ज़रूर आपने कि बेहतर कंटेंट की क्या वैल्यू है
और जिस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से वो बच्चे सभी, तो उन सबका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया कि कंटेंट पे कितना भी लोग आपको ट्रोल कर लें, कितना भी लोग आपके बारे में बोलते रहें, लेकिन वास्तव में कंटेंट की कदर, वास्तविकता जो है, कॉन्सेप्ट आपके कितने बेहतर हैं, ये चीज़ जो लोग समझते और जानते हैं, वो लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा इग्नोर करके, भूल करके उन सभी बच्चों से ज़रूर कहेंगे कि बेहतर अगर आपको मैथ से सीखनी है, तो आप ज़रूर आयुष मैथ से जुड़ें और ऑफ़लाइन की क्लासें कितनी बेहतरीन हो रही हैं, ये उन सभी बच्चों से ज़रूर पता करें, जो लगातार क्लासें अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो चलते हैं और भी बातें करेंगे इस पे, लेकिन आपका पहला उद्देश्य होगा, आप बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड कीजिए और मैं लगातार ये करता रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ, है ना? तो जिस तरह का ये रिज़ल्ट मेरा रहा है मैथ्स का, मैथ्स में जिस तरह मैंने बच्चों को 0 से स्टार्ट करके 100% तक अंक दिलाए हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि हाँ, आपकी मेहनत कितनी बेहतर रही है लगातार बच्चों के ऊपर और बस कई बार होता है ना कि कई बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, कई तरह से उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा-सा बच्चों को भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर लगातार आप किसी से वर्षों-वर्षों मैथ लंबे समय से मैथ सीखते रहे हैं और 0 से आपने अगर स्टार्ट किया है मुझसे और 100% तक अंक लेकर के आए हैं, तो थोड़ी तो आपको उनकी समझ होगी चीज़ों की कि हाँ, किस तरह लोग आपके बारे में बताते हैं या कैसे आपको बहकाते हैं। तो उनसे थोड़ा-सा दूर रहें और अपने अपने ऊपर मेहनत करें। अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों पे आप काम करते रहें। ठीक है ना? अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रह करके अपने कंटेंट पे काम करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर जो चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर कहाँ मिल सकता है। आप मैथ्स में किस तरह अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं और 100% तक अंक लाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आयुष मैथ्स से जुड़ सकते हैं। और ये मेरा लगातार कई वर्षों से मैंने 8-10 वर्षों से जो मैथ्स पे मेहनत की है, वो दिखती है शहर में कि हाँ, वास्तव में कितना ज़्यादा मैथ्स को इस स्तर तक लेकर के पहुँचे हैं कि लोगों में क्रेज़ है मैथ का कि हाँ, कितना ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है और तो मिलते हैं, है ना? आगे भी ऑफ़लाइन की क्लासें वैसे चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ आज से जो यूट्यूब पर ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, तो उम्मीद है कि उस तरह आपको यहाँ भी बहुत सारा प्यार देंगे और ये बताएँगे कि हाँ, वास्तव में भले ही इतना ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन ना हो, इतनी ज़्यादा सुविधाएँ ना हो, लेकिन हाँ, कंटेंट की वैल्यू रहेगी हमेशा, ठीक है? तो चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर, देखते हैं। एक धनराशि है PQ, R और S के बीच 4:9:2:3 4:9:2:3 4:9 रेशियो के अनुपात में विभाजित किया जाता है यदि Q को R से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यदि Q को R से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो S का हिस्सा कितना है? आप देखें P है, Q है, R है और S है। तो इन्होंने बताया जो Q को पैसा मिला है वो R से 560 रुपए अधिक है। आप कहेंगे Q को R से ज्यादा तो मिल रहा है यहाँ, कितने यूनिट ज्यादा मिल रहा है? 7 यूनिट और इसकी वैल्यू हमारे पास 560 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 8 56 यानी 80। कितनी हो जाएगी? 80 और मुझे चाहिए किसका? S का हिस्सा चाहिए। तो S को 3 टुकड़े मिलने वाले हैं और 1 टुकड़ा अगर 80 का है तो 8 त्रिक 24 यानी 240 रुपए आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और S का हिस्सा हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, क्लियर ना चीजें? तो ठीक है, बस ऐसे ही आप भी प्रयास करते रहें, बेहतर से बेहतर करने के लिए, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कोशिश करेंगे कंटिन्यू आपको 2 दिन में 1 क्लास ज़रूर प्रोवाइड कर सकें और अच्छी क्लास रहेगी, 20 सवाल ज़रूर कराने का प्रयास करते रहेंगे हम, ठीक है? कि आपको 20-20 सवाल के वो सेट एक जो जिस तरह आप एसएससी जीडी में देखते हैं, वैसे ही सवाल आपके लिए लेकर के आएँ, ओके? चलें, अगला क्या है? कह रहे हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रॉफिट लॉस का। किसका है? प्रॉफिट लॉस का अगला क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप बनाने की कोशिश करें। आप बनाने की कोशिश करें। हुँ।
चलिए, तो जिनका आंसर आ रहा बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं कि एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपए में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक डीलर है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचता है, 123 रुपए में बेचता है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य कुछ है, एमपी कुछ ना कुछ होगा, एमपी पर उसने डिस्काउंट दिया है, और कितना डिस्काउंट दिया है? 18% का। अगर 18 का आपको डिस्काउंट मिला है तो आपने बेचा कितने में? 82%। और आपने बेचा कितने में? 123 में। ये भी आपका एसपी और ये भी आपका एसपी। ओके, तो यहाँ से इसे कैंसिल करके एमपी मिल जाएगा। 41 से कट जाएगा 41 दूना और 41 तिया, कितना हो जाएगा? 41 तिया, और 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 50 तिया, तो एमपी आपको मिल जाएगा 150। यानी पता चला कि आपका जो मार्केट प्राइस है, यानी आपका अंकित मूल्य है, वो 150 रुपए है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा। यानी अगर वो 150 में बेचे तो आज उसका सीपी 25% प्रॉफिट पे होगा। यानी 150 रुपया जो है वो 125% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 125। आप रेशियो से भी लगा सकते हैं। 25% लाभ होगा, यानी 125 की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको सीपी चाहिए, तो आपका सीपी 100% होगा, और 100% आपकी यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 100% यहाँ से वैल्यू 25 पंचे और 25 छक्का 150, 5 दूना 10, 120 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आपका सीपी हो जाएगा, और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन? सी। कुछ नहीं करना था, एमपी जो था उस पर आपने 18% का डिस्काउंट मिला तो एसपी बन गया, और एसपी आपका है 123, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना है? 123 रुपए। तो एमपी यहाँ से पता चला 150 रुपया था, यानी जो आपका अंकित मूल्य है वो 150 रुपया था। जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं, अब वस्तु को अगर आप एमपी पर बेचे, यानी अंकित मूल्य पर बेचे, तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा, यानी आपका सीपी 125% पे पहुंच जाएगा। 125% की वैल्यू 150 है, तो यहाँ से सीपी कितना होगा? 120 रुपया। ओके, क्लियर है ना? चलें आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से आपका साधारण ब्याज का है, और बहुत प्यारा सवाल है। कोशिश करेंगे आप बनाने की, आप भी कोशिश करेंगे बनाने की। ओके, बताइए बच्चा क्या होगा इसका आंसर? अगले सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आप भी कोशिश करें उसे लगाने की, और आपके आंसर आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर ABCD करके बताते रहिए। चले चलिए ठीक है, जिन लोगों का आया या नहीं आया उन सभी को आगे ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 रुपए हो जाती है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा? अब बताइए, 8 वर्षों के लिए अगर निवेश की जाए वही, तो वो कितनी हो जाएगी? साधारण ब्याज आपको वहां से कितना मिलेगा? तो आ गया होगा आप सबका आंसर। चलिए हम बताते हैं, कोशिश करते हैं। इन्होंने बताया कि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में बढ़कर 1 पैसा 1,13,880। तो आइए पहले प्रिंसिपल पता करते हैं। अगर आपका रेट 6% है, कितने परसेंट है? 6% है, तो 5 वर्षों में यानी टाइम आपका कितना है? 5 ईयर। अब आप खुद बताइए कि अगर 1 साल में आपको 6% ब्याज मिलता है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 6 30% ब्याज मिलेगा, और आपका 100% कहाँ पहुंच जाएगा? 130। और 130 की वैल्यू है हमारे पास 1,13,880 रुपीज। ये इतना हो जाता है आपका पैसा। ठीक है, अब आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 1,13,880 और बटे में कितना हो जाएगा? 130। ये आपका प्रिंसिपल है। ये क्या है?
प्रिंसिपल अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब आपका अगर प्रिंसिपल मिल गया यानी मूलधन मिल गया है, तो आपसे कह रहे हैं कि इस पर अगर समान धनराशि यानी यही राशि 9% वार्षिक दर से जमा की जाए तो 8 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो बच्चा इस पर अगर आप चाहते हैं ब्याज और वो भी 9%, किस परसेंट, 9% और 8 वर्षों में, तो आपको इतना ब्याज मिलेगा। 9% चाहिए 8 साल तक के लिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसे काट दीजिए, ठीक है, 13 8 104 हो जाएगा, 104 और 6 3 9 13 7 91 और 13 78 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 और 8 से, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में 5 है, 2 है यूनिट में और 0 है 2। तो एक चीज तो कंफर्म है कि 9 छक 54 4 और 8 चौक 32 यूनिट में 2 आने वाला है। कितना आने वाला, 2 आने वाला, तो ए और सी ऑप्शन तो नहीं होंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 छक 54, 9 7 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 और 9 8 72 और 72 6 78 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 अठाई 64 और 3 64 और 3 हो जाएगा 67, 8 अठाई 64 और 6 70, 8 सते 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, यानी 63,072 रुपया आपका हो जाएगा SI आपका ब्याज। ये SI आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ था नहीं इसमें ज्यादा, बस रेट इन्होंने चेंज की थी कि पहले 6% पर जमा किया गया था तो आपको अमाउंट दिया गया था और दोबारा वो उसी प्रिंसिपल पे आपसे पूछ रहे हैं SI, उसी प्रिंसिपल पे SI पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी रेट 9% की है 8 ईयर के लिए 9%। ओके, तो ये है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, इस सवाल में बेसिक ही था। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप भी बनाने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला है रेशियो का फिर से क्वेश्चन, और रेशियो की इस क्वेश्चन में क्या है, सिक्कों पे बेस्ड सवाल आपने बहुत से लगाए होंगे, वैसा ही कुछ सवाल है, अच्छा सवाल है, आप बनाने की कोशिश करें। तो मेरा मानना है कि आप बेहतर मेहनत करते रहें अपने लिए, खुद के लिए, है ना, अपने घर वालों के लिए, तो बेहतर होता रहेगा। लोगों का काम है बोलते रहना, बोलते रहते हैं, है ना। जैसे मुझे भी, अभी मैंने संस्थान छोड़ा तो लोगों ने बहुत सा ट्रोल किया, बहुत सी बातें की। अब ट्रोल किसको करते हैं लोग, ये थोड़ा सा खुद आप सोचें कि किसको ट्रोल किया जाता है। वही ना, आप जब तक किसी के लिए काम करते हैं, आप किसी के साथ काम करते हैं तो अच्छे रहते हैं, जैसे ही आप निकलते हैं तो आप बुरे बन जाते हैं। तो वो एक है नहीं लाइन कि अच्छों ने अच्छा कहा मुझे, बुरों ने बुरा कहा, जिसको जितनी जरूरत थी उतना पहचाना मुझे। तो और कुछ नहीं है, जीवन में ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, आप आप मेहनत करते रहें, आप मेहनत करते रहें, सब कुछ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे लोग ट्रोल करने वाले भी होंगे, तो वो तो चलता रहता है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हमेशा बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो इन सबको इग्नोर करते हुए आपको अपने टारगेट पे फोकस करते रहना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दिया गया है 1:1 और 3, 1:2:3। उनके सिक्कों का अनुपात दिया गया। कह रहे हैं कि यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, 50 पैसे के जो सिक्के इनकी संख्या दी गई है 80, अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 80, तो एक की कितनी हो जाएगी 40, यानी 1 रुपए के 40, 2 के 80 हैं, तो 3 के कितने हो जाएंगे 120। ठीक है ना, यानी 25 पैसे वाले 120 हो जाए। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए बक्से में कितने रुपए हैं। तो ये तो बताना बहुत आसान है, अगर 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपया हो गया, 50 पैसे के 80 हैं तो 40 रुपया हो गया, और 25 पैसे के अगर 120 है तब भी आपका 40 रुपया हो गया, और आपके यहाँ से टोटल 120 रुपए बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 120 रुपए बन जाते हैं। ठीक है ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ
4 3 12 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएंगे। 4 4 8 और 3 11, 110 रुपए बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 110 रुपए, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 120 सिक्के हैं आपके 25-25 के, तो आपको पता है कि 4 सिक्के पर 1 रुपया बनेगा, तो 120 सिक्के हैं, तो यहाँ से 30 रुपए निकल के आएंगे। कितने रुपए निकल के आएंगे? 30 रुपए निकल के आएंगे। 30 रुपए आपके 25 पैसे से हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 110, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलें आगे। तो रेशियो पे बेस्ड ये सिक्के वाले सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल आते ही रहते हैं। ये सभी के सभी सवाल प्रीवियस ईयर ही हैं, तो जो आपका रेफरेंस रहेगा वो प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रखते हुए हम सवाल उठाते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि हाँ सवालों का लेवल क्या रहता है। इसके पहले के जो पेपर हुए थे उनमें भी लास्ट ईयर जो सवाल आए उन्हीं को बेस में रखते हुए, कुछ नया नहीं था ज़्यादा उसमें, तो इसलिए मुझे लगता है आप लगातार प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर की, तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। और जीडी जैसा एग्जाम तो नॉर्मल ही है, बहुत कुछ है नहीं उसमें, इतना कम समय है, तो आप खुद समझें लेवल क्या ही होगा उसका। अगला एक ज्योमेट्री का सवाल मैंने ले लिया है। दिए गए रेखा चित्र में पीओ और ओक्यू त्रिभुज एपीक्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। पीओ और ओक्यू, यानी एक चित्र है, हम बना देते हैं। एक चित्र है, एक चित्र है ये, एपीक्यू में परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं ओपी और ओक्यू। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, सरकम सेंटर, परिकेंद्र है, ओ है। ठीक है ना, तो ये ओ ए और ओपी, ये सभी के सभी क्या है? OQ और OP, OQ और OP, ये आपकी क्या है? त्रिज्या है। ये आपकी क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। तो आपसे कह रहे हैं कि एंगल PAQ, PAQ ये आपको दिया गया कितना? 38 दिया गया। तो आपसे क्या कह रहे हैं? तो आपसे कह रहे हैं PQO बताना है। PQO यानी ये आपको एंगल बताना है। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर ये सरकम सेंटर है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा ये, यानी 38 दूना कितना हो जाएगा? 76। ये 76, और आपको पता है अगर ये त्रिज्याएं हैं, ये क्या है? त्रिज्याएं हैं, तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 76 है। अब आपको ये पता होना कि तीनों एंगल मिला करके 180 हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो 2x + 76 = 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x = कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी, यानी x = 52, यानी आपका जो दोनों एंगल 52 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? तो ये बड़ा ही बेसिक एक थ्योरम थी, है ना, कई बार छोटे छोटे सवाल भी आते हैं, तो सीधे आप प्रमेय याद रखें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। चले आगे, इजाजत है आपकी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बनाने की आप कोशिश करें, कैसे होगा। तो बस अधिक से अधिक मेहनत करनी है ना, इस मौसम में आपको एकदम अपने आप को बंद कर लेना है कमरे में, और 3-4 घंटे अच्छे से मैथ्स, रीजनिंग, है ना, जीके, जो भी आपके लिए आपके सब्जेक्ट वीक है, कमजोर है, उन पे ज़्यादा मेहनत करें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहें। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों के आयतन, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ये सब ओरल सवाल है मेरे भाई, ये सब जो सवाल आप देख रहे हैं ये सब ओरल है, इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, मेंसुरेशन के रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन आपको पता है, आयतन मान लेते पहले की भुजा A1 है और दूसरे की भुजा A2, तो इसका वॉल्यूम A1 क्यूब और इसका A2 क्यूब, ये आपको रेशियो दिया गया, और ये रेशियो कितना दिया गया? 64 रेशियो 1331, 1331। ओके, अब कह रहे हैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू A2 का स्क्वायर।
तो ये रेशियो चाहिए तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, a1/a2 का होल स्क्वायर, बस यही आपको चाहिए। अब आपको पता है कि a1/a2 आपका यहाँ पता है होल क्यूब बराबर 64/1331 और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/11 का क्यूब। कितना हो जाएगा? तो a1/a2 4/11 आ गया, तो 4/11 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 16:121 यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 अनुपात कितना? 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट करना है, इनमें कुछ होता नहीं, डायरेक्ट ही हुआ तो क्यूब करना आपका घनमूल लेना होगा या फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा। कई बार स्क्वायर दे करके आपसे भुजाओं का अनुपात या क्यूब उनके आयतनों का अनुपात पूछा जाएगा, तो है कुछ नहीं, बस ये है कि ध्यान रखना है कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, छोटी-छोटी चीजें किनके लिए रटेंगे हम, बहुत से लोग रटाते हैं, वो सब नहीं करना, समझ के करना है। आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूले क्या है। ठीक है ना, उन्हीं से सारे सवाल आप टाइम पर बना पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से लाभ हानि का है। ठीक है, लाभ हानि का अगला सवाल है। नहीं होती बच्चा। एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। कितना बढ़िया है। पहले आप बेच रहे थे 1000 में, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब आप उसको 1010 रुपए में बेचने लगते हैं, तो पहले से 5% ज्यादा। अब आप खुद बताइए, पहले से 5% ज्यादा लाभ होने की वजह कौन है? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए ज्यादा में बेचना, यानी जैसे ही मैंने 10 रुपए बढ़ाए तो मेरा प्रॉफिट 5% बढ़ गया, यानी 5% की वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। अगर 5% 10 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपीज। तो 100% आपका सीपी कितना रहा होगा? 100, यानी आपका सीपी रहा होगा 200 रुपए, और आपका आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही? ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सवाल जो हम लेकर आए, और कोशिश करेंगे कि अगले दिन से थोड़े से सवालों की संख्या ज्यादा रखें। ठीक है, और बेहतर कंटेंट के साथ ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेगी। बस अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो और भी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें भी बताएं कि फ्री में अगर आपको प्रैक्टिस क्लासें मिल रही हैं ठीक ठाक, तो आप जरूर करें। थोड़ा सा समय दे करके 20, 25, 30 मिनट में जो समय लेंगे उसमें अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज का अंतिम सवाल लेते हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ का आज का अंतिम सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका मासा 7 है। एचसीएफ दिया गया है, महत्तम समापवर्तक दिया गया है 7। एचसीएफ आपको दिया गया 7, एचसीएफ 7 दिया गया है, और आपसे कह रहे हैं उनका रेशियो है 3:4:5, 3:4:5। मेरे भाई कुछ करना है नहीं, आप यहाँ से XYZ लगाएं या ना लगाएं तब भी आपका सवाल आसान होगा। आप मान लें कि 3x है, आप मान लें इसे 4x है और ये 5x है। तो मेरे भाई आपको पता है कि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो संख्या बड़ी से बड़ी जो सब में कॉमन रहती है। तो आप यहाँ देखें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर x कॉमन है, और x ही HCF होगा, और HCF है कितना? 7 है। अगर HCF 7 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7×3=21, 7×4=28 और 7×5=35। क्या हो जाएगा? 7×5=35, 21, 28 और 35। आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, नई क्लास में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।